करप्शन डूबा हुआ है। हमारे यहां एक कहावत है कि बांटी चुट्टी खाए राजा घर जाए, और दूसरा होता है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्या त्यजति पांडित। आज जो सिचुएशन है, इन्होंने भारत की स्थिति जो पैदा कर दी सर, उसमें ये सभी जो अपोजिशन के लोग एक साथ आपको इकट्ठा दिख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसका कारण केवल और केवल भ्रष्टाचार है जो इस व्हाइट पेपर में। और उनको लगता है कि माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचार के ऊपर जो पिछले 10 साल में इतना बड़ा अटैक है, उसमें से हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। इसीलिए बचने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना है कि सभी बाघ बिल्ली भेड़ सब जितना है वो सब इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जो जनता के सामने चला जाएगा। सर, मनीष तिवारी जी अच्छे वक्ता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक कहावत है मनीष जी, एक बड़ा अच्छा शहजाद ने एक बड़ी अच्छी शायरी लिखी कि गुजरने दी नदी को वो रात मैंने, गुजरने दी नदी को वो रात मैंने, घड़ी पर रख दिया था हाथ मैंने। आपने अपनी घड़ी को शांत कर दिया। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, भाई भतीजावाद नहीं दिखाई देता है, आपको करप्शन नहीं दिखाई देता है, आपको केवल ये दिखाई देता है कि हम कैसे गलत चीजों को डिफेंड करें। अच्छे वकील हैं, स्वाभाविक है। व्हाइट पेपर के बारे में आपने कहा, व्हाइट पेपर 2012 में यूपीए सरकार ने जारी किया था ब्लैक मनी पर। एक कमेटी बनी थी ब्लैक मनी पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था अध्यक्ष महोदय 2011 में कि एक जो है कमेटी बनाओ, स्पेशल कमेटी बनाओ जो ब्लैक मनी को कैसे रोका जाएगा उसको कंटेन करने के लिए। कितना एस्टिमेट है ब्लैक मनी का, बाहर कितना पैसा जमा है, वो कमेटी आ गई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। क्या कभी ब्लैक मनी को रोकने के लिए कोई सीरियस प्रयास आपने किया? उल्टा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी आपने 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको भी आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। किसने इंप्लीमेंट किया? 26 मई 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चार्ज लिया, उसी दिन पहली कैबिनेट में ब्लैक मनी पर जो है टास्क फोर्स बनाया गया। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सर, ऑयल के बारे में इन्होंने कहा, मैं जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हूं क्योंकि मेरा विषय लूटराज है, मैं उस पर जाता हूं। लेकिन आप ये कह रहे हैं, ठीक है आपके समय पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ रहा था, एग्री, लेकिन आपने क्या किया? ऑयल बॉन्ड के तौर पर आपने इस देश के लोगों पर कितना बड़ा बोझ डाला है ये आपको पता है, ये जानकारी है। आपने अपने बजट से ऑयल कंपनी को पूरा नहीं किया। आपने ऑयल बॉन्ड सॉवरेन गारंटी के तौर पर दे दिया और उसको रिटर्न करने की जिम्मेवारी मोदी सरकार को दे दी, जो आज भी ऑयल बॉन्ड का पैसा दे रही है। 10 साल से 1 लाख करोड़ सर, 1,10,000 करोड़ का जो है ये ऑयल बॉन्ड उन्होंने जो है अपनी पीढ़ी को ऊपर छोड़ दिया। सर, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, एनपीए की। मैं जहां से माननीय वित्त मंत्री जी ने खत्म किया वहीं से शुरू करना चाहता हूं। ये व्हाइट पेपर है सर, ये व्हाइट पेपर में मनीष तिवारी जी के जानकारी के लिए, मुझे लगता है कि वो ब्लैक पेपर ज्यादा पढ़ लिए, व्हाइट पेपर नहीं पढ़ पाए सर। व्हाइट पेपर में 2003-4 का आर्थिक सर्वे जिक्र है, और आर्थिक सर्वे में मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता। आर्थिक सर्वे में आप ही के वित्त मंत्री जब ये पेपर ले कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आभारी हैं पुरानी सरकार को, वाजपेयी सरकार के हम आभारी हैं जिन्होंने की इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था मुझे छोड़ी है, जिसके आधार पर कि हम गरीब कल्याण के कई एक काम कर सकते हैं। ये उनका व्हाइट पेपर है सर। और दूसरा व्हाइट पेपर है 2013-14 का, इसी व्हाइट पेपर में जो आप छोड़कर गए और जो हमने जो है ले किया, उसमें यह कहा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा बिगड़ा हुआ है कि शायद हम अपने एम्प्लॉय को पैसा दे पाने की भी स्थिति में नहीं है। पढ़ना चाहिए,
कि 10 साल में हम 1998 से, आप जब कहते हैं कि 5.8% आपका जीडीपी ग्रोथ रहा 1998 से लेकर 2004 तक, आपको यह बताना चाहिए कि 96 में क्या था, 97 में क्या था, 95 में क्या था, 94 में क्या था। 2%, 3%, 3.5%, 4%, 5% से ज्यादा जो है कभी इकोनॉमी नहीं रही सर। और जब हमने चार्ज लिया, जब 97 के बाद हमको चार्ज दिया गया, तो वो इकोनॉमी केवल और केवल 3% पर थी। उस 3% की इकोनॉमी को जब हम आपको छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त उस देश की इकोनॉमी 2003-4 का 8% पर था। आप उसको कहीं बाहर नहीं ले गए और हमारे किए हुए काम को आप 2004 से लेकर 2009 तक बढ़ाते रहे। 2009 के बाद से लेकर 2014 तक, यहां उदासी बैठे हैं, हमारी कमेटी है, आपका जीडीपी ग्रोथ जब हमको आप छोड़ रहे थे केवल और केवल 2.6% था। और इस कारण से आपने उसके पूरे मापदंड को बदल दिया, जिसके कारण कि हम देश को, दुनिया को दिखा पाए कि हमारी इकोनॉमी 3.5, 3.4 बढ़ रहा है। यही इकोनॉमी है, इसी पर आप चर्चा करना चाहते हैं सर। मैं जहां था, इनकी सरकार ने बड़े अर्थशास्त्री थे सर। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, चिदंबरम साहब अर्थशास्त्री थे, रघुराम राजन साहब अर्थशास्त्री थे, रंगराजन साहब अर्थशास्त्री थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मतलब आप ये समझिए कि इस देश दुनिया में जितने अर्थशास्त्री हो सकते हैं, सब अर्थशास्त्री इस सरकार को चला रहे थे। हमारे यहां कहावत है कि ज्यादा जोगी मत हो जा। इतने जोगी, इतने अर्थशास्त्री हो गए थे सर कि पूरे देश की इकोनॉमी का इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। इनको कमेटी बनाने का बहुत शौक है सर। 2007-8 में एक कमेटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रघुराम राजन के नेतृत्व में बनाई, और एक कमेटी इन्होंने जो है सर केलकर की कमेटी बनाई। ये 2012-13 की कमेटी बनी, और दोनों कमेटी ने कहा कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, जिस तरह की फोनो बैंकिंग कर रहे हो, जिस तरह का एनपीए हो रहा है, वित्त मंत्री जी ने जो कहा उसको मनीष तिवारी जी ने एंडोर्स किया। वित्त मंत्री जी ने कहा कि जब 2013-14 में हमने सरकार चार्ज लिया तो बैंक का एनपीए जो है लगभग 13% के आसपास था, 12 पॉइंट समथिंग उन्होंने डाटा दिया, और आज जो है एनपीए हमारा लगभग 3% के आसपास। यही बात मनीष तिवारी जी ने कहा। लेकिन रघुराम राजन साहब जब एस्टीमेट कमेटी में आए एज ए गवर्नर आरबीआई, उनका स्टेटमेंट मैं लेकर आया हूं, यदि हाउस चाहे तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ लूं, लेकिन स्टेटमेंट का लब्बो-लुबाब यह है सर, वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल करप्शन के कारण, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा सर, कमिटी ऑफ एस्टीमेट जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है, उसके सामने रघुराम राजन कहते हैं कि पॉलिटिकल करप्शन के कारण बैंक की स्थिति बद से बदतर हो गई है। एनपीए 13% के आसपास हो गया है। जो वहां के एम्प्लॉई हैं, सारे बैंकों के जो एम्प्लॉई हैं, वो करप्शन में अकूत आकंठ डूबे हुए हैं। जो एसेट क्वालिटी रिव्यू है, AQR, उसके आधार पर कहीं भी कोई एसेट नहीं है। बिना कोलेटरल के हमने लोगों को बैंक का लोन दे दिया है। यह रघुराम राजन का स्टेटमेंट है, यही तो व्हाइट पेपर में है। आपको बताना चाहिए कि 13% एनपीए में आपने जिन बिजनेसमैन को पैसा दिया, वो पैसा कहां डूब गया। आज आप कह रहे हैं कि आईबीसी से पूरा नहीं हो रहा है, आईबीसी करप्शन और लूट के लिए आपने बना दिया। हम तो कुछ पैसा लेकर आ रहे हैं। आपके समय क्या हुआ सर? डीआरटी, इनके पास आईबीसी नहीं थी, ये डीआरटी थी, और उसका भी डाटा लेकर आया हूं। रघुराम राजन ने जो कहा है, रघुराम राजन ने कहा कि 5 लाख करोड़ यदि हमको वापस लेना था तो केवल और केवल 30,000 करोड़ रुपया 5 लाख करोड़ के बदले हम ले पाए। यही आप इकोनॉमी दिखाना चाहते हैं सर। दूसरा, मेरे पास और भी वक्ता है सर, मैं 2-3 चीजें करप्शन जिसके बारे में की बेसिक बात करने के लिए आया हूं। एक स्कीम आई सर 2080, 80-20 बाद में 2080, सो बी द फेस
विल शो यू द लॉ। क्या हुआ सर? ये पूरे देश को जानने का सवाल है। आप कहते हैं कि ये करप्शन हो गया, वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। एग्री, हमसे गलती हो गई। आप बड़े माई बाप हैं जी। आप समझें कि 2013 में इस देश में सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है सर। यहां की महिलाओं को गोल्ड सबसे प्रिय। 2013 में एक पॉलिसी लेकर यूपीए की सरकार आई। चिदम्बरम साहब जो है देश के वित्त मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि गोल्ड इंपोर्ट जो इतना हो रहा है, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत बिगड़ रहा है। बहुत अच्छा बिगड़ रहा है। हमने एक पॉलिसी लाई जिसमें 80% जो है गोल्ड यदि आप इंपोर्ट करके लाएंगे तो डोमेस्टिक यूज होगा और 20% उसका एक्सपोर्ट होगा। यह सीएजी की रिपोर्ट है सर। 2013 में कहा गया कि कुछ कमर्शियल बैंक ही या एमएमटीसी, एसटीसी, भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, वही इसका इंपोर्ट करेंगे। इसमें भी कोई परेशानी नहीं थी सर। अब आ गया चुनाव। चुनाव में कांग्रेस को पैसा चाहिए सर, और लगने लगा एन केन प्रकारेण कि माननीय मोदी जी अब इस देश के प्रधानमंत्री बने। आपको आश्चर्य होगा सर, चुनाव खत्म हो चुका था, 16 मई को रिजल्ट निकलना था। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं सर, सीएजी की रिपोर्ट में है। पहले मैं चेयरमैन था, बाद में मिस्टर उदासी जो है उस सब कमेटी के चेयरमैन हुए पीएससी में। 14 मई 2014, 16 मई को रिजल्ट निकलना था। देश को जानने का सवाल। 14 मई 2014 को माननीय चिदम्बरम साहब की इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक आदेश दिया आरबीआई को कि हम और भी स्टार ट्रेडिंग कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिससे कि पैसा लेना था सर, या लगता था कि कभी दोबारा हम सत्ता में वापस नहीं आएंगे तो कमीशन खोरी कहां से मिलेगी, वो आदेश आरबीआई को दे दिया। चिदम्बरम साहब बहुत ईमानदार, रघुराम राजन साहब बहुत ईमानदार। 16 मई को रिजल्ट निकल लिया। 16 मई को तय हो गया कि माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। बिना किसी से पूछे हुए, बिना सरकार के रहे हुए, क्योंकि सरकार, मैं इसीलिए कहता हूं कि जब 16 मई को तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 21 मई को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू रहते हुए 21 मई 2014 को आरबीआई ने यह आदेश जारी कर दिया। और उस आदेश के बाद जो हुआ, आपको आश्चर्य लगेगा सर कि 5 घंटा के अंदर दिल्ली में इंपोर्ट होकर आ रहा है गोल्ड, हरिद्वार चला जा रहा है, हरिद्वार से वो एक्सपोर्ट हो जा रहा है सर, केवल 5 घंटे में। ये कांग्रेस ही कर सकती है सर, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हमारी कमेटी ने सीबीआई इंक्वायरी की बात कही सर। हमारी सरकार ने नवंबर 2014 में इस स्कीम को बंद किया सर। उसको लगा कि इस देश में कम से कम 1 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। क्या आप यही देश चलाना चाहते? क्या यही देश छोड़कर आप गए? घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले। करप्शन की भी, पैसा खाने की भी एक सीमा होती है। दूसरा इसी व्हाइट पेपर में है सर, एंट्रिक्स देवास। मैं आपको बताऊं कि सेना हो, दुनिया हो, देश हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, आम आदमी हो, इससे इस सरकार को कोई लेना देना नहीं था सर, यूपीए की सरकार को। और क्या हुआ सर, 2005 में सर 28/1/2005 को इसरो के साथ, एंट्रिक्स का देवास के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन है, बिना किसी कोलेटरल के, बिना। उसका कारण ये मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि ये केस हमने जो है इंटरनेशनल कोर्ट में जब हारा, माननीय रविशंकर जी मेरे समझ से उस वक्त लॉ मिनिस्टर होंगे जब हमारी सरकार बन गई होगी, हम लोगों को लगभग 15,000 करोड़ रुपया विदेश को देना था सर, बिना किसी काम के, केवल एग्रीमेंट साइन होने के कारण। 28/1/2005 को चिदम्बरम साहब ने ये एग्रीमेंट साइन कर दिया और ये कह दिया कि आर्बिट्रेशन जो है वो विदेश की धरती पर होगा। उसमें जो रामचंद्रन नाम के आदमी थे सर, उनके साथ उनकी रिश्तेदारी थी। भारत का पूरा इसरो का जो है मैनेजमेंट फेल हो गया सर। आज भी भारत सरकार उससे करा रही है। सीबीआई ने केस किया है, 600 करोड़ रुपया जो है उसका अटैच किया है हमने सर।
इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आर्बिट्रेशन का जो ये क्लॉज भारत सरकार ने लगाया है इसमें करप्शन की बू है और हम विदेशी धरती पर हुए किसी आर्बिट्रेशन को नहीं मानते हैं। उसके बावजूद भी सर ये एंट्रिक्स देवास डील हुआ। मनमोहन सिंह जी को डार्क में रहकर ये पूरी सरकार करती रही सर, कांग्रेस सरकार का ये हाल। तीसरा सर, मैं आपको बताऊं, इस देश में सर पिलाटस डील, इसमें जिक्र है सर अगस्ता वेस्टलैंड और पिलाटस। इस देश को जानने का सवाल है और मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा सर क्योंकि इसमें जिक्र है। आप ये समझें सर कि एक ऑफसेट क्लाउज का जो है, माननीय वाजपेयी जी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करना चाहते थे, हम मेक इन इंडिया करना चाहते हैं और आज आपको पता है कि डिफेंस में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। वो माननीय मोदी जी की नीतियों के कारण हम कर पा रहे हैं और डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां की हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में 1 लाख करोड़ का जो है डिफेंस का एक्सपोर्ट हुआ सर। अब आप समझिए कि एक एग्रीमेंट जो है साइन हुआ, संजय भंडारी भागा हुआ है सर, और उसने एग्रीमेंट साइन किया कि पिलाटस का जो है उसको ऑफसेट क्लॉज मिलेगा। एक कंपनी उसने बनाई, वो कंपनी काम नहीं की, लेकिन जो उसका अकाउंट नंबर है सर उसमें 2012 में 13 जून को 2012 को उसका अकाउंट नंबर है, दुबई का अकाउंट नंबर है सर 1021497657901। ये संजय भंडारी के कंपनी का अकाउंट। इस अकाउंट में पैसे जो है जमा हुए लगभग 400 करोड़ के आसपास। जैसा ही ये पैसा जमा हुआ सर, ये 13 जून को, नहीं बता रहा हूं सर, मैंने कहा कि डिफेंस डीलर है, मैं आगे जाऊंगा ना, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे। 13 जून को ये पैसा ट्रांसफर हुआ सर, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, जितने भी पेपर कोई मांगना चाहेगा सारे पेपर मेरे पास है। ओके। इसके बाद सर एक मकान खरीदा गया इसी अकाउंट से, 12 ब्रांसन स्क्वायर, उसी कंपनी ने खरीदा सर लंदन में सर, और उस मकान की कीमत लगभग 50 करोड़ के आसपास थी जो उस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। और ठीक उसके 3 महीने के बाद सर एक दूसरे कंपनी ने उतने ही पैसे में खरीद लिया जिस कंपनी का मालिक सीसी थम्पी था सर। अब ये 3 कैरेक्टर आ गए सर। एक संजय भंडारी जी हैं जो आर्म्स डीलर हैं, जो पिलाटस के जो है ऑफसेट पार्टनर हैं। दूसरा 12 ब्रांसन स्क्वायर है जो कि लंदन में मकान खरीदा गया सर, और तीसरे सीसी थम्पी आ गए सर। अब तीनों का एक मामला समझ लीजिए सर कि ये तीनों की जो है मेल अजीत के साथ जो है मिलती है सर। अजीत मैं इसलिए कहूंगा कि कई एक फिल्मों में अजीत जो एक्टर थे उन्होंने रॉबर्ट का रोल प्ले किया सर, तो आप अजीत को रॉबर्ट ही मान सकते हैं सर। तो मतलब क्योंकि इनको परेशानी नहीं हो तो मतलब रॉबर्ट, मतलब मैं अजीत बोलूंगा तो पूरा देश और इसको अजीत समझ ले। अजीत किसी का भी नाम हो सकता है, हमारे यहाँ के एक एमपी का भी नाम है। आप ये समझें सर उस मेल में लिखा हुआ है कि इस मकान के मालिक अजीत साहब हैं, ऑब्लिक रॉबर्ट, जो भी आप समझ लीजिए सर। वो पार्टी देते हैं सर, वो पार्टी दुबई में होती है। EK-71 से 13 अगस्त को एक पार्टी जो है संजय भंडारी ज्यूरिख में देते हैं सर, और उसका टिकट नंबर जो है EK-71 से रॉबर्ट वड्रा अपने दोस्तों के साथ, मतलब अजीत, सॉरी सर, रॉबर्ट वड्रा हो गया, वो अपने दोस्तों के साथ वहां जाते हैं, पार्टी करते हैं और उसके बाद वो 12 ब्रांसन स्क्वायर में शिफ्ट हो जाते हैं सर। ये किसका पैसा है, कहां से पैसा लाया? और ये जो सीसी थम्पी है सर, अभी मैं लेकर आया हूं, ये कागज है सर, अभी 23 दिसंबर 2023 का अभी जो प्रेस रिलीज जारी किया है ईडी ने, आपको आश्चर्य होगा सर
कि सीसी थम्पी वो आदमी है जो रॉबर्ट वड्रा की बेनामी संपत्ति का दुबई में, लंदन में, अमेरिका में मालिक है। और इतना ही नहीं, अभी फरीदाबाद में फरीदाबाद में जो जांच हो रही है उसका भी बेनामी प्रॉपर्टी का मालिक सीसी थम्पी है। नाम को देख लेंगे। ये करप्शन, नाम को देख लेंगे। की बात कर रहे हैं, देख लेंगे की बात कर रहे हैं जी। आप ये समझिए। और इसमें मैं आपको बताऊं, मैं जानता था कि यही बोलेंगे सर। मैं ये पेपर लेकर आया हूं। अजीत साहब ऑब्लिक रॉबर्ट, समझ लीजिए सर। अजीत से ही काम चलाइए। अजीत साहब जी। अजीत साहब चलिए कोई जी। रॉबर्ट बोलते हैं सर, वड्रा नहीं बोलते ना। रॉबर्ट तो कोई भी हो सकता है, रॉबर्ट तो कोई भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं सर कि जो ईडी ने चार्जशीट पेश की है सर, उसमें जगदीश शर्मा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो उनका बेनामी प्रॉपर्टी देखता है रॉबर्ट साहब का, संजय भंडारी, मनोज और उस वक्त के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर, बहुत ईमानदार थे सर, मैं उनके बड़ी इज्जत करता हूं। उनके बेटे अब हमारी पार्टी में आ गए हैं, मुझे बोलने में भी ये लगता है। उन सबों का फोन टेप चार्जशीट में मौजूद है। ये इनका करप्शन है, ये व्हाइट पेपर है, और इसी को माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर करना चाहते हैं। क्या यही करप्शन है? पूरा डिफेंस डील आपने कर लिया। आज मेक इन इंडिया में अभी सतपाल जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है, जो इसमें कहा गया है कि हमने मेक इन इंडिया में क्या किया, आपने क्या किया? ऑफसेट क्लॉज के नाम पर। और यही कारण है कि आपको कभी राफेल दिखाई देता है, कभी एचएएल दिखाई देता है। आपने कहा कि एचएएल डूब जाएगा। आज एचएएल मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसी बेंगलोर की कंपनी है। आपको प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपकी तरफ करप्ट शासन नहीं चल रहा है। आपने पूरे डिफेंस को जो है दलालों के हाथ में डाल दिया। मैं और दलालों का नाम नहीं बोलना चाहता। आपने इतना भी नहीं सोचा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, उसमें आपको ध्यान हो सर कि एयरफोर्स के चीफ को जो है जेल जाना पड़ा। क्यों जेल जाना पड़ा? क्योंकि उसका जो हाइट था, उस हाइट को, उसके स्पेसिफिकेशन को आपने चेंज किया। आपको भारत की रक्षा की चिंता नहीं, सुरक्षा की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, आर्मी की चिंता नहीं, नेवी की चिंता नहीं। हम उसकी चिंता कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। आपने केवल और केवल करप्शन किया है। और मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है। न खाएंगे न खाने देंगे। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल के अंदर जाएगा सर। दूसरा स्कैम है सर, सेना पर ही। सुप्रिया जी यहां साथ ही दे रही है कांग्रेस को। आदर्श सोसाइटी स्कैम, सेना के जमीन को, जो कारगिल युद्ध में जो मर गए थे बेचारे सैनिक, जो शहीद हुए थे, उनके लिए जमीन था सर। नेवी का जमीन था सर। इनके मुख्यमंत्री यहां संसद में सदस्य रहे, अब दिवंगत हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। विलासराव देशमुख ने 24 घंटे के अंदर उसको जो है लाइसेंस दे दिया सर। जयराम रमेश बहुत ईमानदार बनते हैं सर। सीआरजेड की पॉलिसी में लक्षद्वीप का विकास नहीं हो सकता है, बंबई का विकास नहीं हो सकता, गोवा का विकास नहीं हो सकता, लेकिन सीआरजेड पॉलिसी को धता बताकर इस आदर्श स्कैम में, क्योंकि कौन कौन लोग हैं सर, अशोक चौहान से लेके कांग्रेस के कम से कम 50 लोगों का नाम मैं कह सकता हूं ब्यूरोक्रेट का, जो कि आदर्श स्कैम में उन्होंने जो है सबको जमीन दे दिया, सबको मकान दे दिया सर। यही है। जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री जेल गए हैं सर, यही सेना की जमीन बेच कर गए। इनका, मैंने कहा ना कि ये सभी जो है कि आपदा जब आती है, सर्वनाशे समुद्र पन्ने अर्धे त्यजति पांडिता, तो चूंकि भ्रष्टाचार में इनको सबको लगता है कि सब जेल चले जाएंगे, तो उसके आधार पर इन्होंने क्या किया है सर कि बचो बचो बचो। और बचने के लिए क्या करें? मोदी का विरोध करो, मोदी का विरोध करो, मोदी का विरोध करो। कोई आइडियोलॉजी नहीं है सर, किसी प्रकार की आइडियोलॉजी नहीं है। क्योंकि मैं जब आगे में जाऊंगा तो आपको लगेगा, मैंने आपको बताया कि आदर्श स्कैम किया, उसका क्या असर है, उसमें कौन कौन से लोग फ्लैट धारक हैं। उसी तरह से मैंने आपको कहा कि हेमंत सोरेन जी क्यों जेल हैं, वो सेना की जमीन बेचकर ही है। इसके आगे देखिए सर, इसके आगे आइनॉक्स मीडिया केस है। इस देश में
हर्षवर्धन जी से लेकर रविशंकर प्रसाद जी हैं, हमारे मंत्री भी बैठे हुए हैं, स्मृति जी बैठी हुई हैं, सबको भारत सरकार में एक अधिकार है कि सेक्रेटरी इतने तक का प्रोजेक्ट पास कर सकता है, मंत्री इतने तक का प्रोजेक्ट पास कर सकता है और कैबिनेट इतने तक का प्रोजेक्ट पास कर सकता है। सबको अधिकार है, सबको डिस्क्रिशन है और उसके आधार पर भारत सरकार बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। ये आईएनएक्स मीडिया है सर, इसमें एफआईबीपी बोर्ड माननीय चिदंबरम साहब देख रहे थे, उनका अधिकार था कि वो 300 करोड़ से ऊपर जो है कोई भी प्रपोजल को पास नहीं कर सकते। ये प्रपोजल आया लगभग सर 800 करोड़, 800 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए एफआईबीबी बोर्ड में गया। कायदे से जब ये गया तो कैबिनेट में जाना चाहिए था सर, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार जो है वो मनमोहन सिंह जी तो चला नहीं रहे थे। अभी खुद ही कहा मनीष तिवारी जी ने अपने भाषण में कि सोनिया गांधी जी चला रही थी। हम तो नहीं कह सकते सर, इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो अटल जी चलाते थे, आज माननीय मोदी जी हैं तो मोदी जी अकेले चलाते हैं। उन्होंने दोनों का नाम बोला था, केवल एक का नाम नहीं। मैं ये करो वही मैं भी वही बात कर रहा हूं सर कि मनमोहन सिंह जी चला रहे थे और सोनिया जी चला रही थी। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं सर। मैं कोई नई बात ले। आप ये बताइए कि जिस पार्टी ने कि इस दिशा में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं हो सकते सर, इस देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? देश कैसे चल सकता है? गौरव गोगोई जी ने तो बड़ी अच्छी बात कर दी सर कि मनमोहन सिंह जी भी चला रहे थे, सोनिया जी भी चला रहे थे। तो जिम्मेदारी केवल एक पर नहीं डालना चाहते। और चूंकि मंत्री बनाने का अधिकार, मुझे लगता है मंत्री बनाने का अधिकार मनमोहन सिंह जी को नहीं था, तो उनके मंत्रालय में जो है कोई उनकी बात मानते नहीं होंगे सर, इस कारण से कैबिनेट जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और पीटर मुखर्जी का स्टेटमेंट है सर, इस सदन के सदस्य हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक उसूल है सर कि मैं अपने सदन के सदस्यों का नाम नहीं लेता। आज वो फंसे हुए सर, और इसमें कहा गया कि कम से कम 200 करोड़ का रिश्वत लिया गया। ये ईडी की चार्जशीट कर रही है सर, रोज जो है वो सम्मान करके बुलाए जा रहे हैं सर। कितना पैसा खाओगे, कितने चीजों में पैसा खाओगे? देश के बारे में भी तो कभी सोचो यार। तीसरा केस है, चौथा केस है सर एयरसेल मैक्सिस, सब इसमें लिखा हुआ है सर एयरसेल मैक्सिस। अब आप समझें एयरसेल मैक्सिस, यहां नहीं है हमारे डीएमके के सदस्य, नाम नहीं लूंगा, मंत्री थे, टेलीकॉम के मंत्री थे सर। आप ये समझें कि उन्होंने, और मैं ये बात इसीलिए बड़ी गंभीरता से कह सकता हूं कि हमारे कई एक मित्र थे जो एयरसेल को खरीदना चाहते थे। जब भी फाइल जाती थी एयरसेल के लिए एक अच्छे डील के साथ, वो फाइल मंत्री जी, क्योंकि उसका एक टाइम लिमिटेशन होता है कि जब आप किसी एग्रीमेंट करोगे किसी कंपनी के साथ तो है कि 10 दिन में उसको खत्म करना है, क्लोज कर देना है, 20 दिन में कर देना है। 3 महीने का हमेशा समय मिलता रहा। हचिसन भी जो है इसको खरीदना चाहता था। हचिसन 6 महीने तक मंत्री जी के इर्द गिर्द घूमता रहा, उन्होंने कोई समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बेचने की आवश्यकता नहीं। जब मैक्सिस आया सर तो मैक्सिस लेके खुद मंत्री जी आए। एक तरह से समझिए कि रिवॉल्वर सटाकर उस वक्त के तत्कालीन इन्वेस्टर जो थे शिवशंकर, उसने रोते हुए अपना स्टेटमेंट दिया। रिवॉल्वर सटा के कहा गया कि तुमको इसी के साथ डील करना है, नहीं तो किसी और के साथ डील करोगे तो मैं उसको कदापि नहीं होने दूंगा। और इसमें लगभग सर 3,565 करोड़ का डील हुआ। और जो ईडी की चार्जशीट है वो ये कह रही है सर कि लगभग 742.58 करोड़ मारन परिवार को गया। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे सर? मैं केवल चार्जशीट पढ़ रहा हूं सर, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, जो चार्जशीट है और इनके एसेट जो है नो सर, और इनके एसेट जो है वो ईडी ने वांट टू चैलेंज इट एंड इफ यदि वो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो माना जाए। मैं टेबल करने को तैयार हूं। इनके एसेट चेंज किए। आप कह रही हो क्यों नहीं? आप ये समझिए कि मैंने तो अभी कांग्रेस के बारे में कहा सर, मैंने रॉबर्ट के बारे में कहा, मैंने चिदंबरम साहब के बारे में कहा, मैंने विलासराव देशमुख से लेकर अशोक चौहान की बात कही। अब ये इनके सहयोगी हैं सर,
इसी कारण से इनको लगता है कि यदि बाटी चुटी खाए राजा घर जाए, यदि मिलजुल कर रहेंगे और हमको बहुत पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इस तरफ यदि आ गए तो ना खाएंगे ना खाने दे के थ्योरी में जो है यदि खाते हुए पकड़े जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। इसी कारण से जो है एक चोरों का गिरोह बन गया है सर इंडी गठबंधन, यही आप कह सकते हैं। इसके बाद सर देख लेंगे, इसके बाद सर किसी शब्द को देख लेंगे ना प्लीज। एक स्कैम की जी 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 प्लीज प्लीज जी हाँ बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। Shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of reply. Provided that the speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if the speaker is of opinion that allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation. Sir, the member is not here whom he is alluding to. He is not here. And has he given you notice about bringing in a member who is not here, where he is going to make derogatory allegations? He is ready. The matter is sub judice where it is in the Mr. Supreme Kalanidhi, Court. Mr. Kalanidhi. And you are permitting this No. somewhere He you is should be ready to protecting a member. authenticate Especially He is ready to authenticate the paper. No. He is just quoting something, and he is ready to authenticate that also. No. Please carry on, honorable member. You just please. Okay. Sir. He is reading. He is ready to authenticate Sir. that. He is ready to authenticate that. No. Please. सर सभापति महोदय रॉबर्ट, तो इस देश में बहुत लोगों का नाम हो सकता है ना, उनको क्यों लड़ाई हो रही है, उनको क्यों झगड़ा परेशानी हो रही है सर? उसी तरह से मारन परिवार, मैंने कहा सर ये तो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मैंने तो दयानिधि मारन जी के बारे में नहीं कहा। मारन तो कोई भी हो सकता है, किसी का टाइटल हो सकता है। मुझे अपनी मर्यादा पता है सर, 15 साल हो गया संसद में बोलते हुए, तो मुझे पता है कि मुझे कितना बोलना है। ये तो कलानिधि जो है उनका भी नाम आप पूछे, उनका नाम क्या है सर? मैं आपको बताऊं कि वो खुद ही अपने जन से जानिए पराये दिल का हाल। हमारे यहाँ एक कहावत है, के चोर तो टेकना चोर। किसी के बारे में कहिए तो चोर को लगता है कि मेरे बारे में बोल रहे हैं। मैं तो मारन परिवार के बारे में बोला, रॉबर्ट के बारे में बोला। इसी सर जो है इसी कांग्रेस के युवराज ने सर क्या कहा सर कि मोदी ओबीसी ही नहीं है। इतनी परेशानी है इन लोगों को सर, सारे अपोजिशन को, वो ओबीसी नहीं है और उनको कहते हैं वो तेली है। आप ये समझिए कि जाति सूचक शब्द बोलने में भी एक सम्मान होता है। हमारे यहाँ उस समाज का कंट्रीब्यूशन है सर। यदि वो समाज नहीं रहता तो आज ये समझिए कि लोगों का चक्का चूल्हा नहीं चलता सर, घर दरवाजा नहीं चलता सर। उन्होंने इस देश में कंट्रीब्यूट किया है सर, और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बारे में इस तरह की शब्दें बोल रहे हैं सर। मैं केवल दो छोटे छोटे चीज और बोलना चाहूंगा सर, मतलब और भी वक्ता है। एक सर शारदा चिट फंड, इसमें सर शारदा चिट फंड की बात आई। हम लोग जिस इलाके से हैं सर, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक आप ये समझें कि बैंकिंग की स्थिति ये थी। लोग कहते हैं ना कि जनधन अकाउंट खुल गया, 50 करोड़ लोगों को जो है अकाउंट मिल गया। आप ये समझें कि किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ, हमारे इलाके में फायदा हुआ सर। हमारे इलाके में चूंकि बैंक के ब्रांच नहीं थे सभापति महोदय, इस कारण से लोग चिट फंड कंपनी में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनी में या इस तरह के गुमराह करने वाले स्कीम में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। और यही कारण है कि बंगाल का, बिहार का, झारखंड का जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो कैश डिपॉजिट रेशियो में सर जो हम लोगों का कैश जमा होता है, तो उसमें जो हम लोगों का
क्रेडिट और डिपॉजिट का रेशियो है, दोनों में बहुत फर्क है सर। आज भी वो 30% 35% से ऊपर नहीं आ पाया, जिसके बारे में कि रूडी जी बोल रहे हैं। रूडी जी भी बड़ा प्रयास करते हैं कि जो है क्रेडिट मिले हमारे लोगों को, हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं। आप ये समझें कि उसी में बंगाल में शारदा चिट फंड का एक बड़ा काम हुआ सर। मैंने आपको कहा ना कि ये सभी एक साथ इकट्ठा क्यों हो गए, और उसमें जब रेड हो रहा है सर, बंगाल में रेड हो रहा है, तो किसी मंत्री के यहां 50 करोड़, किसी के यहां 40 करोड़, किसी के यहां 20 करोड़ कैश पकड़ा रहा है सर। ये देख, बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। और उस पैसे का क्या यूज हो रहा है, जो मैंने आपको कहा कि जिस तरह से तिरुपति से पशुपति तक एक नक्सलिज्म हो गया था, नक्सल का एक बेल्ट बन गया था, उसी तरह से आज की डेट में पूरा का पूरा बांग्लादेशी, चाहे वो बरपेटा नौगांव से आप शुरू करिए धुबरी होते हुए वो मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार, पाकुड़ और ये साहबगंज, गोड्डा होते हुए जो एक कॉरिडोर बना है सर, ये सारे पैसे, इलीगल पैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जा रहे हैं, और उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा केवल मुस्लिम वोट बैंक है सर। यही व्हाइट पेपर है, यही इस देश को बताने की आवश्यकता है कि इस तरह के जो इलीगल इलिसिट मनी है उसका क्या उपयोग हो रहा है। और अंत में सर, चूंकि हम झारखंड के हैं और 15 साल तक झारखंड और बिहार करप्शन से बहुत परेशान रहा। हमारे बच्चों का विकास नहीं हुआ, हमारे यहाँ रोड नहीं बना, हमारे यहाँ नाले नहीं बने, विस्थापन और पलायन जिसके कारण कि पूरे देश भर में जो है बिहारी लेबर हो गए सर। और आज बिहार के लोग कहीं जाते हैं तो उनको, जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास यदि कमाने के लिए जाएं तो लोगों को लगता है कि हम पॉपुलेशन पर बोझ हो रहे हैं, जबकि 80% 85% से ज़्यादा माइंस और मिनरल्स हम देते हैं। हमारे कारण ये देश है सर, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो। यदि हम नहीं हो तो शायद इस देश की इकोनॉमी जो है नहीं बढ़ पाए। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं सर कि ये रेलवे यदि चल रहा है तो 40% से ज़्यादा रेवेन्यू केवल और केवल अकेला झारखंड देता है, अकेला झारखंड देता है। हमारा इस देश को बढ़ाने में, आगे चलाने में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन सर, हमारे बच्चों को नौकरी, आज माननीय मोदी जी ने चतुर्थ वर्ग में सारे जो इंटरव्यू हैं, साक्षात्कार हैं, उसको बंद कर दिया। थर्ड और फोर्थ में जो कि तृतीय वर्गीय श्रेणी के कर्मचारी थे, जो चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, उसमें अब किसी को जो है इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सर क्या हुआ, इसमें इस व्हाइट पेपर में है लैंड फॉर जॉब स्कीम, इसमें लिखा हुआ है। मैं व्हाइट पेपर के अलावा जो ये है ना, ये बाइबिल है मेरे लिए, रामायण है, महाभारत है, इसके आगे जो है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं केवल ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से लूटराज किया और किस तरह से ये इंडी गठबंधन एक लुटेरों का जो है एक गठबंधन बन गया है। उसमें मैं आपको बताऊं, घमंडिया गठबंधन जो है, आप ये समझें, उसमें जिन बच्चों ने पैसा दिया उनकी ही नौकरी लगी सर। जो बच्चे के माँ पिताजी पैसा देने की स्थिति में नहीं थे, उनका जो है उनका जमीन जबरदस्ती लिखवा लिया गया, अपने नाम से लिखवा लिया गया, सेल कंपनी बना ली गई। इसी दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बाहर तक जो है आलीशान जो है उन्होंने मकान खरीद लिया सर। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, आज उनके माँ बाप जो है करा रहे हैं, ये स्थिति है सर। और उस कारण से हमारे बिहार में ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जेल गया। आज भी जो चार्जशीट चल रही है, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा परिवार जेल जाएगा। क्या इसी तरह की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं आप? अर्थव्यवस्था छोड़कर गए जो एक करप्ट अर्थव्यवस्था थी। 40 साल में आपने जो देश का विकास होना चाहिए उस विकास को नहीं किया। 10 साल जो आपका शासन रहा 2004 से लेकर 2014 तक, वो केवल और केवल लूट का इतिहास है। ये इस देश को जानने की आवश्यकता इसीलिए है कि उस वक्त जब हम सरकार में आए तो आज वो एक ट्रांसपेरेंट सरकार देख रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देख रहे हैं, वो माननीय मोदी जी के विकास को देख रहे हैं, वो रेल देख रहे हैं, वो एम्स देख रहे हैं, वो ऐसी स्थितियां देख रहे हैं जिसमें लगता है कि अमेरिका और लंदन हमसे पीछे हो जाएगा। वो ऐसी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं जो आज 5 नंबर पर है और तीसरे कार्यकाल में हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब माननीय मोदी जी आए किस तरह की अर्थव्यवस्था लेकर आए।
लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं था, लोगों को सरकारी कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं था। और किस कारण से था? तो कोई भी स्कैम ऐसा नहीं था, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो आदर्श स्कैम हो, चाहे वो 2080 हो, चाहे वो डिफेंस का घोटाला हो, सारे स्कैम को यदि मिला लीजिए तो 2004 से लेके 2014 तक इस सरकार ने बैंक के स्कैम से लेके सारे तक लगभग 60 लाख करोड़ का स्कैम किया था। ये सारे पैसे ब्लैक मनी के तौर पर स्विट्जरलैंड से लेके टैक्स हेवन तक में जो है जमा है सर। जो पनामा पेपर से लेके पेंडोरा पेपर तक आ रहा है वो ये बता रहा है कि 2004 से लेके 14 तक किस तरह की अर्थव्यवस्था को हमने जन्म दिया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.